फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। ये जो नया जो कोरोना के दौर में जो लोकल ग्लोबल जो आर्थिक युद्ध चल रहा है, जिसके कि हम सब लोग प्रत्यक्ष साक्षी हैं। हमने कभी सोचा नहीं था कि हम महामारी के साक्षी बनेंगे। हमने कभी यह भी नहीं सोचा था कि महामारी में इतनी बड़ी जो विश्वव्यापी दुर्घटना है उसे अपनी आंखों से देखेंगे। मेरे दिमाग में एक स्लोगन आया है जो कि इस पूरे इस चक्र को बांधने में मदद कर सकता है। ये जो महामारी आई है, कोरोना की महामारी, इसका विश्वव्यापी एक लक्ष्य है। इसका सिर्फ लोकल लक्ष्य नहीं है, विश्वव्यापी लक्ष्य है। और विश्वव्यापी लक्ष्य क्या है उसको मैंने एक स्लोगन के तौर पर, वो बहुत ही मतलब खराब सा ही स्लोगन है, लेकिन फिर भी बनाया है। तो किसी तरह बांधना है उसे एक कॉन्सेप्ट में। कोरोना के दौर में जो विश्व स्तर पर आर्थिक जो प्रक्रिया चल रही है और वो प्रक्रिया नीचे तक आई है, उस प्रक्रिया का एक थीम है, वो ये है कि गरीबी फैलाओ और जनसंख्या घटाओ। और इस गरीबी फैलाओ जनसंख्या, ट्रंप से लेकर नरेंद्र मोदी तक सारे राष्ट्राध्यक्ष इस एक पॉलिसी में लगे हुए हैं। कोरोना का एक ही बड़ा डायमेंशन है, इकोनॉमिक डायमेंशन है, गरीबी, गरीबी और भयानक गरीबी। वो अमेरिका के रहने वाले लोग हों, चाहे वो इटली के रहने वाले लोग हों, या वो स्पेन के रहने वाले लोग हों, चाहे वो भारत के रहने वाले लोग हों, कोरोना ने सिर्फ एक मैसेज दिया है, गरीबी फैलाओ और जनसंख्या घटाओ। और ये गरीबी फैलाओ और जनसंख्या घटाओ का नारा मेरा नारा नहीं है, मैंने तो इसे बनाया है खाली। असल में ये नारा ये जब ये कोरोना का प्रसंग चल रहा था तो बीच में एक दिन अचानक नरेंद्र मोदी साहब हैं, वो बड़े ऊंचे ऊंचे पहुंची हुई हस्ती हैं, उन्होंने हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री रहते हुए अमर्त्य सेन को फोन नहीं किया कि अमर्त्य सेन बाबू, आपको नोबेल प्राइज मिला था अर्थव्यवस्था का, आप मुझे यह बताइए कि आप आर्थिक नीति पर इतने बड़े जानकार माने जाते हैं और हिंदुस्तान के, भारत के देशभक्त लाल हैं, आप मुझे बताइए मैं क्या करूं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने बिल गेट को जरूर फोन किया। और यह चीज मेरे लिए एकदम स्ट्राइकिंग थी कि आखिर बिल गेट इकोनॉमी के बारे में क्या जानता है। बिल गेट से क्यों नरेंद्र मोदी क्लियरेंस लेना चाहते हैं कि हम क्या करें, क्यों सलाह लेना चाहते हैं। ये एसेंशियली यानी गरीबी फैलाओ और जनसंख्या घटाओ की जो पॉलिसी है, ये असल में बिल गेट की पॉलिसी है, जिसको सारी दुनिया में अब एकदम कमर बांध के लोग उतर पड़े हैं और उसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है। लगातार लगातार अमेरिका से लेकर यहां तक कई चीजें चल रही हैं और बहुत ही सुसंगत ढंग से, सुव्यवस्थित ढंग से चल रही हैं। अगर मैं एक शब्द में कहूं कि कोरोना को लेकर इकोनॉमी में जो कुछ घट रहा है अमेरिका से लेकर भारत तक, इसकी जानकारी अमेरिका के शासकों को भी थी पहले से कि क्या घटेगा, और इसकी जानकारी भारत के शासकों को भी थी कि क्या घटेगा। जो लोग ये कहते हैं कि अमेरिका के शासकों को जानकारी नहीं थी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी नहीं थी, वे अबोध हैं और बच्चे हैं, वे राजनीति नहीं जानते। कोरोना के आने के पहले कोरोना का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया और बहुत ही सुसंगत ढंग से तैयार किया गया। आप इंटरनेट पर मेरे कहने से जाइए और आपको वो सारे डिटेल्स मिलेंगे। पहली चीज
दो तीन जो इंफॉर्मेशन है उन लोगों को हम सामने रखें। मैं अभी ये कोशिश करूंगा कि इस बीच में हम रोज कोरोना की इकोनॉमी को लेकर जो उसके डिफरेंट एस्पेक्ट हैं हम रोज बातचीत करेंगे। 5-6 दिन लगेंगे इसमें, मैंने देखा है उसमें बहुत इशू बहुत हैं। हम बातचीत करेंगे आपसे अलग अलग पहलू पर। अभी मैं फिलहाल इसी स्लोगन तक और इसी के इर्द गिर्द जो पूरा ताना बाना बुना गया है पूरी विश्व अर्थव्यवस्था का, उस तक मैं अपने को सीमित रखना चाहता हूं। मसलन 11 मार्च 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन के डायरेक्टर ने इसे महामारी घोषित किया। लेकिन इसको महामारी घोषित करने के पहले 20 जनवरी से लेकर 24 जनवरी के बीच में जो डावोस में इसी साल जो सम्मेलन हुआ था, जिसमें कि दुनिया के सभी बड़े राष्ट्राध्यक्ष और अर्थशास्त्री और क्या कहते हैं उन्हें, अमीर लोग, कॉर्पोरेट घराने के बड़े लोग वे दाखिल होते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा मॉडल है महामारी का, जिस समय ये महामारी की घोषणा की गई उस समय मैंने एक पोस्ट लिखी थी, मैं उसे सिर्फ याद दिला रहा हूं। महामारी का अपना एक क्राइटेरिया है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बनाया है। इतनी तबाही के बावजूद भी अमेरिका या इटली या भारत अभी इसे महामारी नहीं कह सकते। महामारी का एक क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया के आधार पर महामारी को परिभाषित किया जाना चाहिए। लेकिन इस मामले में महामारी को परिभाषित करने में कुछ जल्दबाजी की गई कोरोना के बारे में। यानी 20 से 24 जनवरी के बीच में डावोस में जब लोग मिल रहे थे तो यह फैसला ले लिया गया था कि अब कोरोना एक महामारी होगी। चीन के बाहर सिर्फ 150 लोग कोरोना से प्रभावित थे। यह कैसे अंदाजा रह सकता है इन राष्ट्राध्यक्षों को, इन तमाम लोगों को, कि अब यह महामारी आने वाली है? यह प्रश्न षड्यंत्र के तहत मैं नहीं पूछ रहा हूं, एक सामान्य, जब मात्र 150 लोग थे चीन के बाहर बीमार, तो डावोस में यह आम सहमति बन गई राष्ट्राध्यक्षों के बीच में कि अब इसे महामारी के तौर पर कहा जाए। महामारी का नियम क्या है? महामारी का नियम यह है कि एक किसी भी देश की जहां महामारी फैली है वहां की जनसंख्या का 10% और या उससे अधिक अगर किसी चीज से प्रभावित होता है, किसी संक्रमण से प्रभावित होता है, तो उसे हम महामारी घोषित करेंगे। मात्र 150 लोगों पर, 150 मरीज पर महामारी की घोषणा कर दी गई। ऑफिशियली डब्ल्यूएचओ ने घोषणा की 11 मार्च को। भारत में भी ये 30 जनवरी के आसपास जानकारी आई कि कोरोना आ गया है और विश्व स्वास्थ्य संगठन को भी पता चला कि कोरोना आ गया है। अब सोचिए कि इससे नुकसान किसको हुआ और फायदा किसको हुआ। आप पिछले 4 महीने के डिटेल्स उठाइए। 4 महीने के अमेरिका से लेकर भारत तक उठाए गए राजनीतिक, आर्थिक, नीतिगत कदमों की आप समीक्षा कीजिए। सबसे ज्यादा जो वर्ग इसमें प्रभावित हुआ है वे कौन लोग हैं? असंगठित क्षेत्र के लोग प्रभावित हुए हैं। वो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर, जो एक दैनंदिन मजदूरी में काम करने वाले लोग हैं, वे प्रभावित हुए हैं। और अमेरिका में स्थिति इतनी भयानक है कि अब वहां का जो कुल वर्क फोर्स है उसका तकरीबन 25% के करीब लोग बेरोजगार हो चुके हैं। और ये वे हैं जो कि ऑफिशियली जिन्होंने रोजगार दफ्तर में जाके अप्लाई किया है भत्ते के लिए। और हमारे यहां तो कोई व्यवस्था ही नहीं। हमारे यहां जो लोग नौकरी से मारे गए उनके
आंकड़े ही नहीं है, क्योंकि हमने बहुत पहले यूपीए के टाइम में ही हमने बहुत पहले ही बेरोजगारी के आंकड़े दर्ज करने बंद कर दिए थे। नरेंद्र मोदी के लिए यह सबसे सुनहरा अवसर है कि वे आज तक, इतनी बड़ी सरकार है और इतना बड़ा संगठन है, 10 करोड़ की मेंबरशिप है बीजेपी की, 30,000 लोग उनके दिन रात साइबर सेल के इंटरनेट पर लगे रहते, 30,000 लोग। लेकिन एक सामान्य सा डाटा कि कितने लोग कोरोना की वजह से असंगठित क्षेत्र के बेरोजगार हुए, ये डाटा ये सरकार नहीं दे पाई, ये आरएसएस नहीं दे पाया। ये कितने देशभक्त लोग हैं, अरे कुछ नहीं, अपने लोगों को लगाते, अपने शहर में ही लगाते, डाटा इकट्ठा करने के लिए, संख्या गिनने के लिए, तो कम से कम देश का भला होता। खाना ना सही, खाली नाम गिनती करके वोटर की गिनती कर सकते हो, झोपड़ी की गिनती कर सकते हो, झोपड़ी में कितने लोग रहते हैं, लेकिन कितने लोग बेरोजगार हुए इसकी गिनती अभी तक न तो यूपी सरकार ने बताई, न मध्य प्रदेश सरकार ने बताई, किसी भी सरकार ने यह घोषणा नहीं की कि कितने लोग असल में बेरोजगार हुए इससे। तो कोरोना की इकोनॉमी किसके लिए आई, कोरोना की तबाही किसके लिए आई? असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए सबसे बड़ी तबाही उसने पैदा की है। और ये जो अभाव, भूख या गरीबी जो असंगठित क्षेत्र में पैदा हुई है, ये सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं है, ये बड़े स्तर पर, विश्व स्तर पर ये फैली हुई है ये। और इसका एक डायमेंशन क्या है? इसका डायमेंशन है सिर्फ एक, जहां पे भी कोरोना का असर पड़ा है और खासतौर पर असंगठित क्षेत्र में पड़ा है, मजदूरों में पड़ा है इसका असर, तो वे एकदम भय से परेशान हैं और टेरराइज्ड हैं। क्या करें, भागे हुए हैं, बिल्कुल एकदम बीमारी से एकदम आतंकित हैं। मैं भी परेशान हूं, मैं जहां रहता हूं वहां पे भी रोज आए दिन कोई ना कोई पेशेंट निकल रहा है। कोई भरोसा नहीं कब किसके साथ क्या हो जाए। तो अगर कोरोना का कोई एक साइड इफेक्ट बहुत बड़ा निकाला जाए, कोरोना ने पूरी दुनिया में कौन सा एक बड़ा साइड इफेक्ट पैदा किया, तो वह फियर, 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 भय, भय और सिर्फ भय। कोरोना से सब आतंकित हैं, वो चाहे अमेरिका में रहने वाले हों, चाहे वो इटली में रहने वाले हों, चाहे वो स्पेन में रहने वाले हों, चाहे वो चीन में रहने वाले हों, चाहे वो भारत में रहने वाले हों। और दूसरा साइड इफेक्ट उसका, जो कि इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है, वो ये कि पश्चिम की जो अर्थव्यवस्था, जिसे हम लोग बहुत ही आदर के साथ देखते थे और कहते थे कि वे आदर्श हैं विकास के मामले में, पूरी की पूरी पश्चिमी अर्थव्यवस्था एकदम कोलैप्स कर चुकी है, ध्वस्त हो चुकी है। भारत की भी अर्थव्यवस्था भी ध्वस्त हो चुकी है। मोदी जी कितनी भी आशा की किरण दिखाएं, वो दिखती नहीं है अब। तो दूसरा साइड इफेक्ट इसका क्या हुआ कोरोना के आने का इकोनॉमी पर? पूरी पश्चिम की आदर्श 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 अर्थव्यवस्था एकदम धराशायी। नौकरियां गई, और नौकरियों के अलावा जो चीज गई और जो संकट सामने है वो क्या है कि जिन लोगों ने कर्ज लिए थे, नौकरी पेशा लोग, जिन लोगों ने कर्ज लेके घर खरीदे थे, गाड़ी खरीदी थी, बच्चों के लिए एजुकेशन लोन लिए थे, अब सवाल यह है कि ये लोन चुकाएंगे कैसे? सारे लोग परेशान हैं इससे। स्थिति यह है कि बैंक का कर्ज और मकान का भाड़ा, ये सामान्य सी चीजें भी लोग देने की स्थिति में नहीं है। यह चीज भारत के लिए भी सच है, यह चीज अमेरिका के लिए भी सच है। सो कोरोना एक मामले में लोकल और ग्लोबल दोनों हैं, इसलिए इसे ग्लोकल कहना ज्यादा
ग्लोकल, जो पोस्ट मॉडर्निस्ट कहते हैं ना, ग्लोबल और लोकल को मिला के ग्लोकल से एक नए किस्म की ग्लोकल तबाही कोरोना ने पैदा की है, जो कि विश्वव्यापी है। और जिस स्लोगन से हमने शुरुआत की थी, ये गरीबी फैलाओ और जनसंख्या घटाओ, इस अभीप्सित लक्ष्य को कोरोना के एक वायरस के संक्रमण ने एकदम साकार कर दिया है। ये रॉकफेलर फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन, बिल गेट, मिलिंडा फाउंडेशन, इन फाउंडेशंस के ये नीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसके तहत ये सारा प्रसंग चल रहा है। जो लोग कहते हैं कि ये सारा प्रसंग एकदम अचानक आ गया है, ये विपत्ति अचानक आ गई है, नहीं, ये विपत्ति अचानक नहीं आई है मेरे दोस्त। ये सुचिंतित, सुनियोजित और सुसंगठित विपत्ति है, आपको लग रहा है। और इसके साथ में एक चीज जुड़ी हुई है। क्या चीज का इंतजार कर रहे हैं हम कोरोना से बचने के लिए? टीके का। किसी तरह टीका आ जाए। जो कोरोना का जो ये गरीबी फैलाओ और जनसंख्या घटाओ का जो नारा है, उसका लक्ष्य क्या है? टीकाकरण। और ये टीका आपके लग के रहेगा। उन्होंने टारगेट किया है, बिल गेट ने टारगेट किया, इसीलिए बिल गेट से लोग सलाह लेते हैं कि क्या करें बताओ तुम हमें। नरेंद्र मोदी फोन करते हैं, क्या करें बताओ। नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंह से सलाह करने नहीं गए कि क्या करें, देखिए बिल गेट से साथ सलाह करने गए वो क्या करें। क्योंकि सबके दिमाग में एक ही चीज बैठी हुई है कि टीकाकरण। और टीकाकरण का जो ब्लूप्रिंट, ये टीकाकरण सबके लिए कहा जा रहा है, बार बार आपको एक साइकोलॉजिकली तैयार किया जा रहा है कि आप तैयार रहिए, अगर आपको बचना है तो टीका लगाना बहुत जरूरी है। बिल गेट का मानना है कि अगर यह टीकाकरण अभियान चला दुनिया में और सफल रहे तो सन 2050 तक सारी दुनिया की जनसंख्या 10 से 15% तक घटाने में सफल रहेंगे। तो अब शब्द जो भाषा में प्रयोग में लाए जा रहे हैं, वैक्सीनेशन, हेल्थ केयर, इस प्रसंग में एक घटना का मैं जिक्र करना चाहूंगा। जो लोग समझदार लोग हैं वो इंटरनेट पर जाएं, एक इवेंट 201, इवेंट 201 मेरे कहने से ये टाइप करें जस्ट, और आप देखें कि इंटरनेट पर आपको क्या धड़ाधड़ सूचनाएं मिलती हैं कि ये जो टाइकून है, मल्टीनेशनल कंपनियों के जो मालिक है, बिल गेट एंड कंपनी, वो किस तरह की योजना में लगे हुए हैं और किस तरह की उन्होंने ब्लूप्रिंट तैयार किया है पूरी दुनिया के लिए। घटना यह है कि 18 अक्टूबर 2019 को न्यूयॉर्क में एक सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन को इवेंट 201 का नाम दिया गया। और इस 201 में के इवेंट में एक चीज पर खास इंफेसिस दिया गया कि अब दुनिया में जो कुछ बड़ा घटेगा, डेट ध्यान रखिएगा, कोरोना के आने के पहले ये तैयारियां चल रही हैं। यह सम्मेलन होता है 18 अक्टूबर 2019 को। दिसंबर के फर्स्ट वीक में वुहान में, चाइना में कोरोना के पेशेंट मिलते हैं। मार्च में विश्व स्वास्थ्य संगठन कोरोना को एक महाविपत्ति या महामारी के तौर पर रेखांकित करता है। इस इवेंट में यह डिस्कस किया गया कि अब ये जो समय है, ये समय महामारियों का समय है, इसलिए हमें अब महामारियों के लिए तैयारी करनी चाहिए। और महामारियों की घटनाएं बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं, हम सब लोग इसके लिए तैयार किए जा रहे हैं धीरे धीरे। इसमें एक एजेंडा पास किया गया इस यानी इवेंट 201 में,
नाम सुनिए उसका, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसका नाम दिया गया 2019 एन .COV कोविड को। इसमें यह संभावना व्यक्त की गई, डेट 18 अक्टूबर 2019, इसमें यह संभावना व्यक्त की गई इस ब्लूप्रिंट में कि आगामी 18 महीने में 65 मिलियन मौतें हो सकती हैं। कोरोना पैदा नहीं हुआ था, कोरोना के नाम से ब्लूप्रिंट पहले तैयार किया गया। जो लोग ये कहते हैं कि ये अचानक आई विपत्ति है, मैं कहना चाहता हूं कि ये अचानक आई विपत्ति नहीं है, बल्कि सुनियोजित, सुसंगठित, बहुराष्ट्रीय कंपनियों, फार्मा कंपनियों के द्वारा आरोपित विपत्ति है, और बिल गेट इसका लीडर है। कितने लोग मारे जाएंगे अक्टूबर में 2019 में कल्पना की जा रही है? 65 मिलियन। उसमें यह भी कहा गया कि विश्व का स्टॉक मार्केट तबाह हो सकता है, भयानक बेकारी आएगी और भयानक आर्थिक तबाही भी आएगी। यह ऐसी तबाही होगी जो हाल के वर्षों में कभी किसी ने देखी नहीं। मैंने एक बार यह बात कही थी अपने फेसबुक लाइव के संबोधन में कि ये ब्लूप्रिंट एक ही व्यक्ति के तैयार किए हुए दोनों। तो ये इवेंट 201 और इसका जो डॉक्यूमेंट्स है, इसका जो प्रस्ताव है, वो बहुत ही शानदार परिकल्पित प्रस्ताव है कि भविष्य में क्या होना है। और इसमें इंफेसिस किस बात पर था? इंफेसिस था पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। यानी जब महामारी फैलेगी तो सरकार क्या करेगी? सरकार का काम होगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर जोर देना। और नरेंद्र मोदी, मेरा जैसा साधारण आदमी जब इस बात को खोज सकता है और जान सकता है, नरेंद्र मोदी को यह अक्टूबर में यह चीज पता ना हो, नरेंद्र मोदी के लोग वहां जाके सुने ना हो, शामिल ना हुए हो, यह हो ही नहीं सकता, यह हो ही नहीं सकता। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस में चीजें चल रही हैं, कई साल से तैयारी हो रही है, घटित अब हुआ है प्लान करके। ये जो डिजिटल आइडेंटिटी पर जोर दे रहे हैं ना हमारे महोदय पीएम साहब, अब आपकी हर चीज के बारे में एक डिजिटल आइडेंटिटी होनी जरूरी है। और डिजिटल आइडेंटिटी को ये एकदम अनिवार्य करने पर लगे हुए हैं, चाहे वो आयुष ऐप के जरिए हो, चाहे वो आधार कार्ड के जरिए हो, किसी के भी जरिए, डिजिटल आइडेंटिटी बहुत जरूरी है। और ये डिजिटल आइडेंटिटी का जो विचार है, इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिटी का जो विचार है, ये इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिटी का विचार भी बिल गेट का ही दिया हुआ है। बिल गेट ने मई 2016 में सबसे पहले यह आइडिया फ्लोट किया था। और यह इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिटी का पर्पज यह था, जिसको कि सरकार किसी ना किसी रूप में रखना चाहती है और लाना चाहती है, वो यह कि सामान्य जनता के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक निगरानी रखी जाए। कहने का मतलब यह कि जो मोदी सरकार जो कर रही है ना, मौलिक ऐप कल्चर, आयुष कल्चर, डिजिटल कल्चर, यह कल्चर बिल गेट के दिमाग से निकली हुई है। यह बिल गेट मिलिंडा फाउंडेशन के दिमाग से निकली हुई है। यह मोदी जी के दिमाग से नहीं निकली हुई। मोदी जी अपनी दिमाग से कुछ नहीं करते, सिवाय इसके कि उन्हें जो कहा जाता है वही वो करते हैं। अगर आप ये सोचिए कि एक लंबे समय तक लॉकडाउन हो, जैसा कि हुआ, अब 5वें नंबर का इंतजार है। 4 नंबर हो चुके हैं, 5वें नंबर का इंतजार है। और 5वें नंबर में जो लॉकडाउन होगा वो कहां ले जाएगा हम नहीं जानते।
हम तो भाई सरकार जो कहेगी हम मानेंगे, हम तो घर से ही नहीं निकले, बैठे हुए हैं। पिछले 60 दिनों में अमेरिका से लेके इंडिया तक आप ये देखिए कि किसको इस लॉकडाउन से फायदा हुआ और किसको नुकसान हुआ है। साधारण जो आदमी है उसे तो नुकसान हुआ है, और जो खासतौर पर जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, डेली वेज वर्कर हैं, उनको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। जो मंथली इनकम करते हैं, कमाते हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, उनको भी नुकसान हुआ है। जिनकी पक्की नौकरियां हैं उनको भी इकोनॉमिक लॉस हुआ है। और सिर्फ एक ही किस्म के लोगों को फायदा हुआ है, वे हैं बड़े कारपोरेट घराने। बड़े कारपोरेट घराने इस समय बिल्कुल एकदम बल्ले बल्ले है उनकी। उन्होंने जितनी चांदी इस 60 दिनों में काटी है, इतनी चांदी उन्होंने पहले कभी नहीं काटी थी। उनके लिए कुंभ का मेला है कि इसमें खूब दान दक्षिणा मिलेगी, खूब पुण्य मिलेगा। तो बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों और बड़ी जो कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी, टॉप कंपनी मुकेश की रिलायंस कंपनी का मुनाफा 17% बढ़ा है पिछले 60 दिनों में। तो जो एक साधारण नागरिक है उसके लिए लॉकडाउन का मतलब है मिजरी, तबाही, उसकी आर्थिक बर्बादी। और कॉर्पोरेट घरानों के लिए इसका मतलब है मुनाफा, और ज्यादा मुनाफा, और ज्यादा पूंजी का लाभ। तो ये लॉकडाउन किसके लिए लाया गया? जैसा कि मैंने शुरू में कहा, इसका लक्ष्य है गरीबी फैलाओ और जनसंख्या घटाओ। इसका लक्ष्य विकास नहीं है। और ये प्री प्लान जो प्रोजेक्ट थे उसके तहत ये सारी चीजें घट रही हैं। एकदम ब्लूप्रिंट पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक का तैयार किया गया। इसीलिए बिल गेट को नरेंद्र मोदी ने फोन किया था कि बॉस अब बताओ क्या करें। एक और चीज है जो कि इसी प्लान में आ रही है, वो ये कि ये जो बिल गेट फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन, इन तमाम लोगों ने इस बीच में जो सुझाव दिए, और खासतौर पर जिस की मैं आपसे चर्चा कर रहा था, इवेंट 201, उसमें एक सुझाव यह भी था कि जब महामारी आए तो सरकारी संपत्तियों का निजीकरण होना चाहिए। और हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत ही ईमानदारी के साथ में अक्टूबर 2019 में लिए गए फोर्थ लॉकडाउन के दौरान जो 21 लाख करोड़ का पैकेज है, उसमें एकदम ईमानदारी से लागू किया और बिल गेट के लॉयल सोल्जर की तरह भूमिका अदा की। हमें मदद की जरूरत थी, हमें संपत्ति को बेचने की जरूरत नहीं थी, हमें अस्पताल की जरूरत थी, लेकिन हमें अस्पताल नहीं मिले, हमें अस्पतालों में सुविधाएं नहीं मिली, हमें जांच के लिए लैब नहीं मिली, मजदूरों के लिए लौटने के लिए ट्रेन और बस नहीं मिली, मिजरी मिली, सिर्फ मिजरी मिली। क्योंकि जितनी गरीबी बढ़ेगी जनसंख्या उतनी घटेगी। इस नारे को साकार करना था और उसका पैकेज था भय, भय और सिर्फ भय। जो इवेंट 201 उसमें ये इनबिल्ट है। सो आपने एक बहुत ही सुचिंतित ढंग से जो ब्लूप्रिंट पूरी दुनिया के लिए तैयार किया था कारपोरेट घरानों ने, उस कारपोरेट घरानों के तैयार किए गए ब्लूप्रिंट का आपने हिस्सा बनना जरूरी समझा। एक और चीज हुई है इस बीच में जो कि बहुत जरूरी है। भारत के पास में क्या मुसीबत थी ऐसी कि उसने विश्व बैंक से कर्ज लिया? क्योंकि यह दबाव डाला जा रहा है दुनिया के तमाम देशों के ऊपर कि अब तुम्हारे ऊपर महामारी का भूत मंडरा रहा है और इस भूत से बचना है तो विश्व बैंक से और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्ज लो।
अगर तुम्हें अपने खर्चे चलाने हैं तो भारत सरकार ने यह भी किया एक अच्छे सोल्जर की तरह, विश्व बैंक से कर्ज लिया, डिजिटल आइडेंटिटी पर या इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिटी पर जोड़ दिया, लाखों छोटे उद्योग बंद हुए और 12 करोड़ से अधिक, ये 12 करोड़ का आंकड़ा तो इसलिए बार बार बोला जा रहा है क्योंकि सोनिया गांधी ने अपने एक लेटर में लिख दिया था। मेरा मानना यह है कि तकरीबन 60 करोड़ लोग इस पूरी महामारी से सीधे डायरेक्ट प्रभावित हुए हैं। वो 60 करोड़ से ऊपर होगी, क्योंकि शहर और गांव दोनों में मिलाकर जो असंगठित क्षेत्र में जो काम करते हैं लोग, जिनका डाटा हमारे पास नहीं है लेकिन काम करते हैं लोग, क्योंकि पहले के डाटा उपलब्ध है उसके आधार पर हम बात कर रहे हैं, तो उनकी संख्या 60 करोड़ के ऊपर बनती है। तो इन 60 करोड़ लोगों के ऊपर तो एकदम डायरेक्ट सीधे असर पड़ा है इसका, उनकी पूरी इकोनॉमी कोलैप्स कर गई है। आखिरी चीज इस पूरे प्रसंग में, इसके और भी पहलू हैं जिन्हें हम बाद में डिस्कस करेंगे आपसे, वो ये कि मेरी भारत सरकार से एक मांग है कि फिर नए सिरे से बेरोजगार दर्ज करने के लिए बेकारी दफ्तरों में नियम बनाए जाएं, और जो लोग बेरोजगार दफ्तरों में दाखिल हैं, जिनके नाम जमा हैं पहले से, उन लोगों को, और जो नए लोग नाम लिखाएं उन लोगों को, कांग्रेस ने जो प्रस्ताव दिया है कि 6 महीने तक आप लगातार हर बेरोजगार को, परिवार को 7,500 दीजिए। मेरा मानना है कि हर बेरोजगार को आप 7,500 रुपया दीजिए। ये परिवार की समस्या नहीं है अब आपने तो एक ऐसा संकट बो दिया है प्रधानमंत्री जी कि अगर एक परिवार में, मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था, मेरे भी दिमाग में ये चीज नहीं आई, वो चौंकाने वाली चीज थी कि आपके यहां तो टेस्ट ही, कोरोना का टेस्ट ही 4,500 का बनता है। तो अगर जिसके परिवार में 6 लोग हैं और 6 लोग संक्रमित हो गए दुर्भाग्य से, तो वो तो गया काम से, उसका तो 40-45 हजार रुपए का तो खाली टेस्ट का बिल आएगा। कहां से देगा वो आदमी? मैं ही नहीं दे सकता। इस समय की सबसे बड़ी मांग यह है कि बेरोजगारों को बाकायदा दर्ज किया जाए कि हिंदुस्तान में बेकारों की संख्या, उनका आंकड़ा ऑफिशियली दर्ज किया जाए, घर घर जाके दर्ज किया जाए, और बेरोजगारों को बाकायदा बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। और वो बेकारी भत्ता, जैसा कि कांग्रेस ने सजेस्ट किया है, वो 7,500 रुपया पर मंथ के हिसाब से हो, और वो 6 महीने तक पक्का दिया जाए, इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। और दूसरी चीज कि ये जो वेतन कटौतियां हो रही हैं, ये जो पीएफ में कटौती हो रही है, ये जो महंगाई भत्ते में कटौती हो रही है, इन सब को रोका जाना चाहिए। ये समय कटौतियों का नहीं है, ये समय अधिक से अधिक देने का है, जिससे कि बाजार चंगा हो। कॉर्पोरेट घरानों ने इस विपत्ति के समय को लोगों की वेतन कटौती और काम के घंटे बढ़ाने, इन 2 काम के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जो कि गलत है। काम के घंटे वही रहेंगे जो कोरोना के पहले थे। काम के घंटे 12 नहीं हो सकते, और वेतन में किसी भी किस्म की कटौती नहीं की जानी चाहिए। कॉर्पोरेट घराने 33%, 40% कटौती कर रहे हैं, लोगों को छटनी करके नौकरियों से निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं वो लोग? क्यों कटौती कर रहे हैं वो लोग? क्यों प्रधानमंत्री के मुंह में आवाज नहीं है? जानते हैं, वो जो इवेंट 201, उसमें एक सुझाव यह भी था कि जब ये महामारी आएगी तो तुम लोग क्या करोगे। तो उसमें यह था कि तुम लोग क्या करोगे, हम बताते हैं तुम लोग क्या करोगे। तो पहला काम ये करोगे
कि बड़े पैमाने पर मजदूरों की छटनी करोगे, वेतन कटौती करोगे और काम के घंटे बढ़ाओगे। पर आप ईमानदारी से उसी दिशा में आगे जा रहे हैं। यानी अब हमारी सरकार, जो जनतंत्र के जरिए चुनी गई सरकार थी, वो कारपोरेट घरानों के जो कार्टेल बना हुआ है, जो गिरोह बना हुआ है सारी दुनिया को लूटने वाला, उस गिरोह का वो हिस्सा बन गई है। और ये बहुत अपमानजनक है। केंद्र सरकार सीधे आदेश दे कि काम के घंटे सिर्फ 8 रहेंगे। न कंपनी को बढ़ाने का हक है, न किसी भी राज्य सरकार को यह कानून बदलने का हक है। और केंद्र सरकार यह आदेश दे कि मजदूरों की जो तनख्वाहों में कटौती हो रही है, वे कटौतियां तुरंत बंद की जाएं और जो कटौती की गई हैं वो वापस की जाएं। विपत्ति का मतलब लोगों की इनकम पर डाकाजनी नहीं है। विपत्ति का मतलब यह कि लोगों की मदद की जाए। अगर आप लोगों की इनकम पर डाकाजनी कर रहे हैं तो आप बिल गेट के साथ हैं, आप जनता के साथ नहीं हैं। अगर आप काम के घंटे बढ़ा रहे हैं तो आप बिल गेट के साथ हैं। मैं तो सिर्फ यही कहूंगा, जो बिल गेट का यार है वो देश का गद्दार है। मुझे देश के साथ, देश की जनता के साथ मोहब्बत करने वाली सरकार मैंने चुनी थी। मैं उस सरकार को देखना चाहता हूं कि वो देश की जनता के साथ खड़ी रहे, वो बिल गेट के साथ न खड़ी हो, रॉकफेलर फाउंडेशन के साथ न खड़ी हो। और यह बड़ा खतरा है। ये कोरोना की जो ग्लोबल लोकल पॉलिटिक्स है, उसका यह बहुत महत्वपूर्ण डायमेंशन है जो कि हमारे डिस्कोर्स से गायब है। मैं चाहता हूं कि मीडिया में ये डिस्कोर्स आए, इस पर चर्चा हो। हमारे दोस्त बहुत मेहनती लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो इकोनॉमिक्स का बहुत बारीकी से अध्ययन किया है जिन लोगों ने। मैं कांग्रेस से भी कहूंगा ये बात कि कांग्रेस के लोग ऑफेंसिवली इस बिल गेट के मॉडल को, गरीबी फैलाओ, जनसंख्या घटाओ का जो मॉडल जो सारी दुनिया पर थोपा जा रहा है, जिसमें भारत भी शामिल हो गया जाने अनजाने, इस मॉडल के खिलाफ में वो मुहिम तेज करे, बोले। और जब तक आप बोलेंगे नहीं, आप तय है दुनिया बदलेगी नहीं। बोलना तो होगा। दुनिया बदलने के लिए पहला कदम है पहले बोलो, उससे पहले समझो, पढ़ो। ये जो चीजें घट रही हैं ये नेचुरली नहीं घट रही हैं, ये सुनियोजित सुसंगठित तरीके से घट रही हैं। इन चीजों से प्रधानमंत्री पहले से वाकिफ हैं और अब जो कर रहे हैं वो सोच समझ के कर रहे हैं। जो ग्लोबल एजेंडा पहले से डावोस में तय किया गया, इवेंट 201 में तय किया गया, प्रधानमंत्री इससे वाकिफ हैं, वो उससे साथ जुड़े हुए हैं। हमें दबाव पैदा करना चाहिए प्रधानमंत्री इस एजेंडे से बाहर निकलें। और यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती भी है। अगर भारत को बचाना है तो बिल गेट का यार बनने से भारत को बचाना है। अब बिल गेट को भारत में जो है, जो हम लोग देखें तो हमें विरोध करना चाहिए। ये गलवैयां डाल के बिल गेट के साथ में खड़े होना बंद कर दें। तो इस मिजरी में सबसे ज्यादा बड़ा लूट का ब्लूप्रिंट बिल गेट, रॉकफेलर फाउंडेशन और दूसरी संस्थाओं ने मिलकर तैयार किया है। उसके खिलाफ जब तक आप अवेयरनेस नहीं पैदा करेंगे, हम लोगों ने हो क्या गया कि हमने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ में बोलना और सोचना ही बंद कर दिया है। हमने ये मान लिया कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां तो कुछ कर ही नहीं रही हैं। यह गलतफहमी है आपकी। बिल गेट के सामने मुकेश अंबानी की कोई औकात नहीं है, वो बिल्कुल एकदम चपरासी की तरह है उसके सामने। हिंदुस्तान के किसी अरबपति की कोई औकात नहीं है। जो नया दौर है इकोनॉमी का, जो ग्लोबलाइजेशन का दौर है, वह बहुराष्ट्रीय कंपनियों के वर्चस्व का दौर है और लूट का दौर है। और महामारी को वे एक अपनी बहुत बड़ी एक लूट की एक संभावना के तौर पर देख रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी मिजरी, सबसे बड़ी दुर्घटना है आर्थिक तबाही। आर्थिक तबाही के साथ साथ शारीरिक तबाही गरीबों की हो रही है, पूरी दुनिया में हो रही है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रति हमारे अंदर एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो लोग क्या कर रहे हैं। हमारे पूरे मीडिया के डिस्कोर्स से, सोशल मीडिया के डिस्कोर्स से बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ में लिखना, पढ़ना, बोलना सब गायब है। राजनीतिक दलों के बीच में से भी गायब है, जबकि एक्चुअल में खिलाड़ी वो ही हैं। नरेंद्र मोदी तो मोहरा है, वो खिलाड़ी वो हैं।
सो कोरोना का जो ग्लोबल लोकल जिसे हम ग्लोकल इंपैक्ट है वो गरीबों के खिलाफ है और अमीरों के पक्ष में है। आम लोगों के बीच में इस चीज को लेकर अवेयरनेस पैदा करने की जरूरत है। ये इस सीरीज की पहली बातचीत है। इसके और दूसरे पहलू हम आने वाले दिनों में आपके सामने पेश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।